आज हम हेलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स हमने करवा दी थी। देखो, कभी भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ते हैं तो 4 तरीक़ों से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसका आईयूपीएसी नेम बताएंगे, दूसरे नंबर पे हम उसका प्रिपरेशन, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टी, और 5वें नंबर पे पढ़ते थे स्पेशल कंपाउंड, जो अब की बार सिलेबस से हटाया है, इसी साल के लिए हटाया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, जैसे डीडीटी वगैरह के बारे में नोट लिखने थे और उनकी प्रिपरेशंस वगैरह सिलेबस में थी। तो जो सिलेबस हटा है मैक्सिमम उनमें से प्रिपरेशंस हटी है। जैसे अल्कोहल फिनॉल जो सेकंड यूनिट है उसमें से भी इथेनॉल मिथेनॉल की प्रिपरेशन हटी है। एसिड कीटोन में से कुछ नहीं हटा है, और आपका अमीन्स में से डाइजोनियम साल्ट्स हटा है। ठीक है, और जो आपके आइसोलेशन, एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स तीनों कंप्लीट यूनिट हटी हैं। और जो आपके पास कोऑर्डिनेशन था उसका भी पीछे का प्रिपरेशन और बायोलॉजिकल यूज़ हटा है। और आपकी जो केमिकल काइनेटिक्स थी उससे आपकी अरेनियस इक्वेशन हट गई है। सॉल्यूशन से आपका वो हट गया है वॉन ऑफ फैक्टर, और केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपकी बैटरी हट गई है। ठीक है, और जो आपके पास ई ब्लॉक यूनिट्स हैं उनमें से भी जो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 वो प्रिपरेशन थी 8, वो प्रिपरेशन 8 हट गई है। डी ब्लॉक में से F ब्लॉक हट गया है। ठीक है, उसमें से लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन सिलेबस में है, एक 5 मिनट का टॉपिक। उसके बाद आपके पास जो आपकी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपकी जो ये क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और RNA DNA का डिफरेंस, ये 3 टॉपिक है। बाकी सब हार्मोन्स, अमीन क्या बोलते हैं उसको, विटामिन्स, और जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स, उनको हटा दिया गया है। यानी कि यूनिट में सब में से दो तीन टॉपिक हटे हैं। एक सॉलिड स्टेट है, उसमें से पी टाइप, एन टाइप, कंडक्टर, इंसुलेटर, वो 14 डेफिनेशन हटा दी है। ये यूनिट में से हटा है पोर्शन। तो अब जो हम बात हेलो अल्केन की कर रहे हैं तो इनमें से स्पेशल कंपाउंड हटे हैं, यानी कि 2 लेक्चर का काम हट गया है, 2 लेक्चर में होते वो। अब हम करवा रहे थे, आपका बताया था मैंने कि हम करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम उनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, फिर उनकी प्रिपरेशंस करते हैं, प्रिपरेशन के बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं, और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं। तो ये मैं करवा चुका हूँ हेलो अल्केन का, हेलो अल्केन। सिमिलरली फिर हेलोअरीन के बारे में करवाया जाएगा। हेलोअरीन आपके सिलेबस में यहाँ कम है, ये ज़्यादा है, ये 2 ही लेक्चर का है। फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशंस थी, अल्कोहल से प्रिपरेशन करना, अल्कीन से फिल्कनस्टीन श्वार्ट्ज रिएक्शन, और आपका हाइड्रोकार्बन से 5 प्रिपरेशन थी, उनमें पार्ट्स थे वो करवा दिए। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हो तो उसका मतलब है कि आप उसकी वो प्रॉपर्टी जो देखते ही उनके बारे में बताना शुरू कर दो। जैसे इसका वेट कितना है, जैसे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इनकी डेंसिटी क्या है, किस में ये मिक्स होते हैं, यानी सोल्युबिलिटी, ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, मैं 4 थ्योरेटिकली है पोर्शन बताऊंगा, बट 4 पॉइंट्स बताऊंगा। आप उन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे, कभी भी क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, पॉइंट याद रह जाएंगे तो गलत होगा ही नहीं। आप अपने बेसिक्स पे काम करो, बिल्कुल ध्यान रह जाएंगे। इसका क्वेश्चन है, हेलो अल्केन हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन हाइड्रोकार्बन। क्या कह रहा है, जैसे एक एल्केन है अपने पास CH3Cl और हाइड्रोकार्बन है CH4। अगर आप एक कार्बन है, एक H हटने के बाद में Cl आया, Cl अगर आ गया तो एल्केन बन गया, और ये है CH4। तो इसका कंपैरिजन मैं अगर इससे करता हूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। आप कहोगे सर क्यों, रीजन देना पड़ेगा। ये पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से करना है। और फिर लास्ट में एक आपको पॉइंट बता दूंगा, टेक्निक बता दूंगा, इसको देख के आप हमेशा बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेना। तो क्या लिखोगे, हेलो अल्केन हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ पोलर नेचर।
यानी कि जो ये आपके पास है Rx, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पोलर नेचर हो गया। पोलर का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अब ये पोलर है तो एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है। अगर ये बीकर है, इसमें एल्वोल्केन मतलब मिथाइल क्लोराइड रखा है, क्या रखा है, मिथाइल क्लोराइड, यानी कि एक प्रकार से CH3Cl। तो ये ऐसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है मिथाइल क्लोराइड के। तो मिथाइल क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं तो वो इस तरह से मान लो अरेंज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुई, ये इंटरेक्शन होती है डाइपोल इंटरेक्शन। इनके बीच में कौन सा फोर्स हो गया, डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्या कहोगे कि जो हाइड्रोकार्बन से हमारे हेलोअल्केन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हेलोअल्केन हमारा जो होता है वो पोलर नेचर होता है, तो उसके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। इसमें कोई डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है, याद रखोगे। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअल्केन्स आर इन हायर देन हाइड्रोकार्बन ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन। और मोलर मास, तो क्या लिखोगे, देखो मोलर मास जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अगर आपको देखने हैं तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो उसका मोलर मास भी चेक कर लो। तो मोलर मास अगर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखो एक कार्बन, इसका मोलर मास हो गया है 12, दूसरा हाइड्रोजन का 3 और इसका 35, कितना होगा ये 50, 35 10 45 और 5 50। इसका करें तो 12 और 4 16। तो मोलर मास इसका ज़्यादा और ये पोलर भी। तो दो रीजन रहेंगे, एक तो पोलैरिटी के कारण इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है, दूसरा मोलर मास ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल्स के बीच में आपस में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होती है। इन दो चीज़ों के ज़्यादा होने के कारण ही इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर, ये तो कोरस्पॉन्डिंग था, क्लियर। अब हम कंपेयर करते हैं, आया होगा समझ में। एक तो इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होती है, दूसरा इसके अंदर मोलर मास ज़्यादा होने के कारण वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा अब हम हेलोअल्केन में ही कर लेते हैं। अब आपके पास है RF, RCl, RBr, RI। R मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन, चलो मैं ये ले लेता हूँ F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो आप देख रहे हैं मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूँ बताओ इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, अब हेलोअल्केन तो चारों हैं बट इनमें हेलोजन ग्रुप अलग अलग है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, इसमें देखो पहले मोलर मास ही चेक करना है। कार्बन सब में एक है, 3 हाइड्रोजन है, बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो अलग अलग है। तो आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के मोलर मास का कंपैरिजन करेंगे, क्या इसके मोलर मास का कंपैरिजन करेंगे। तो इनमें मोलर मास किसका, इसका तो 9 होता है, तो इसका 17-18 के करीब हो गया, इसका 35, इसका नियर अबाउट, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 17, 35 और इसमें फ्लोरीन 9, 9 और 8 17, 18, 35 और 18 53। मोलर मास इसका नियर अबाउट 72-73 करीब होता है, इसका 107 करीब। तो आपका मोलर मास भी क्या हो गया, डाउन द ग्रुप में जा रहे हो तो मोलर मास बढ़ गया। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इसका मोलर मास ज़्यादा होता है, इसका मोलर मास ज़्यादा होता है तो इनके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। तो आपको देखना मोलर मास ही है, यानी आप हेलोजन का कंपेयर करोगे तो आपका जो है वो आयोडीन वाले का मोलर मास ज़्यादा है, तो इसके अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। यानी कि कार्बन सेम हो और हेलोजन अलग अलग हो तो भी आपको मोलर मास ही चेक करना है। तो विद इंक्रीज इन साइज मास ऑफ हेलोजन एटम इज इंक्रीज। अगर मास इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो मैंने 2 बातें बताई हैं, एक अगर मोलर मास चेक कर दिया करो, जिसका भी कंपैरिजन करना है सबसे पहले आप उसका मोलर मास चेक करोगे कि भाई इसका मोलर मास कितना है, जितना ज़्यादा है उसके अंदर आप लिख दो उनकी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम आइसोमेरिक के बारे में बताते हैं। जैसे अपने पास ये है
CH2Br, क्या नाम है इसका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। दूसरे वाले में CH3CH2, इसका आइसोमर बना लेता हूँ मैं, BrCH3, इसका क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तीसरा जो है वो मैं इसका ये लिख देता हूँ, CH3Br और CH3, इसका क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आइसोमर है एक दूसरे का। आइसोमर कैसे, 1 2 3 4, यानी मोलर मास सेम इन सबका। ध्यान सुनो भाई सारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको हेलोजन का उसका कंपेयर करना है। नंबर 2 पे हेलोजन डिफरेंट हो तो भी मोलर मास चेक करना है। तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अगर मोलर मास भी सेम हो फिर क्या देखोगे आप, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 3 8 और 1 9 हाइड्रोजन, 3 6 3 9 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी सेम, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, यानी तीनों में 1 1 Br, तो मोलर मास सेम है। अगर मोलर मास सेम हो और उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं उनको, आइसोमर। तो आइसोमेरिक कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक करना आ जाए तो आप कैसे देखोगे। नंबर मैं 2 पॉइंट्स बता चुका हूं, क्या, अगर एल्केन का कंपैरिजन उसके कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन से है तो 2 रीजन, मोलर मास का और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मोलर मास ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2, अगर कार्बन सेम हेलोजन डिफरेंट तो भी आप क्या चेक करोगे, मोलर मास। मोलर मास ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। कौन सा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वैन डर वाल्स फोर्स की, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल टू पार्टिकल लाखों करोड़ों पार्टिकल उनके बीच में एक इंटरेक्टिव फोर्स होता है, उसको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। अब अगर मोलर मास ही सेम हो तो फिर आप क्या चेक करोगे, तो आप चेक करोगे ब्रांचिंग। क्या चेक करोगे, ब्रांचिंग। आइसोमेरिक कंपाउंड है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ऐसे लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, यानी कि आपकी ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो आपने एक पॉइंट बता दिया सीधा, ये भाई ऐसे हो जाएगा। क्यों होता है, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग आपकी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल्स है ना वो कम स्पेस लेता है, कम स्पेस लेता है तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज। कहने का मतलब आप रीजन दोगे तो क्या दोगे कि जब ब्रांचिंग आपकी होती है तो जो मॉलिक्यूल्स होता है वो स्फेरिकल सिमेट्री में आ जाता है, मतलब वो थोड़ा सा नजदीक हो जाता है और सरफेस एरिया क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर कम सरफेस एरिया में है तो पार्टिकल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन कम होगा, कम होगा तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो ये लीनियर चेन, इसमें एक ब्रांच इसमें 2 ब्रांच, तो इसमें ज्यादा ब्रांच है तो कम स्पेस में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, कम स्पेस में आ रहा है, मतलब इसके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री होगी। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो की स्ट्रेंथ जो होगी उसकी वो कम होगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका नियर अबाउट 375 के करीब होता है, ठीक है। इसका कुछ कम हो जाता है, 364 के करीब हो जाता है। और एक और ब्रांच हो गई है तो इसका और भी कम हो जाता है, 346। याद रखने के लिए ऐसे करो, इसमें से 11 घटा दो, 364, इस दोनों वर्ड को बदल दो, याद रह जाएगा। अगर आप ये वाला लेते हो 64 का 46 कर दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आइसोमर है, आइसोमर होता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है तो भाई देखो आपका सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो क्या करोगे, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग होने से पार्टिकल्स की सिमेट्री स्फेरिकल हो जाती है और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया जब डिक्रीज हो जाता है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपकी होती है वो कम हो जाती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब आपको बताना है डेंसिटी का। ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों मैंने बता दिए हैं, अब आपको बताना है इनका डेंसिटी। डेंसिटी भी इतना ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, लेकिन सिलेबस में गिवन है तो मैं करवाऊंगा। डेंसिटी होती है मास पर इनटू वॉल्यूम। तो अगर किसी का मास इंक्रीज होता है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रही हो या हेलोजन एटम चेंज हो रहा हो,
तो मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। भाई आपके पास ये है CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, यही है। चलो मास किसका ज़्यादा? इसका, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। Cl चलो सेम है, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो मोलर मास इसका ज़्यादा, मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है, तो डेंसिटी मास चेक करके ही आप डेंसिटी बताओ। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और वो आपका है सोल्यूबिलिटी। अगर आप इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर चेक करते हो, किसके अंदर चेक करते हो? वाटर के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये स्लाइटली सोल्यूबल है। क्या है ये? स्लाइटली सोल्यूबल। अब कहोगे सर स्लाइटली सोल्यूबल है, हमें कैसे पता कम सोल्यूबल क्यों है, बताओ। तो आप एक वर्ड तो ये रख सकते हो कि इनके अंदर देखो, वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन में भी कौन सा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल, जैसे हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे CH3Cl ले, तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पोलर नेचर होने के कारण ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। इनमें कौन सी इंटरेक्शन होती है? डाइपोल डाइपोल। तो ये वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता? इसका रीजन क्या हो गया? नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो क्या, या ये लिख सकते हो कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने में अनेबल होता है। तो फिर इनमें फिर भी हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो फिर किस तरह का बॉन्ड होगा? चलो हम ऐसे कर लेते हैं, ये वाटर ले लिया मैंने और इसमें आपने डाल दिया है CH3Cl। तो देखो वाटर, यहाँ पर 2 तरह के इंटरेक्शंस होंगे। वाटर के अंदर HOH, इनके बीच में ये, इसके भी अंदर CH3Cl, CH3Cl, ये। अब वाटर एक इंटरेक्शन तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी वाटर और CH3Cl के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। मान लो 3 तरह के आउटकम बन सकते हैं इसके अंदर, कि जब आप ऐसे लिखोगे, हेलोअल्केन आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर व्हेन हेलोअल्केन डिसॉल्व इन वाटर, जब उसमें डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन हेलोअल्केन। तो क्या होता है कि इसमें जो हेलोअल्केन है उनमें अपने आपका खुद बॉन्ड है, वो इंटरमोलिकुलर, जिसको आप बोलते हो डाइपोल डाइपोल। और वाटर के अंदर कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या कहोगे, ये जो इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो एक प्रकार से जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, एंड उन दोनों के बीच में एनर्जी रिलीज होगी और न्यू टाइप की अट्रैक्शन उनके बीच में सेटअप होगी। सीधी सी बात ये है, वाटर इसमें है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जब आप इसमें डालोगे तो ये हाइड्रोजन वाटर के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में? तो अभी तक मैंने इतना ही बताया है कि जब हेलोअल्केन को वाटर में मिक्स किया जाता है तो इसमें एक नए टाइप की इंटरेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है हेलोअल्केन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जो न्यू टाइप की इसके बीच में जो इंटरेक्शन हुई वो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपका होता है उसके कंपैरिजन में स्ट्रोंग नहीं होती। ठीक है, स्ट्रोंग नहीं होती, इसका मतलब वो जो इंटरेक्शन बनती है न्यू टाइप की वो क्या होती है? वो वीक होती है। और जो ऑलरेडी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में और हेलोजन के बीच में था वो इंटरेक्शंस क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आप एक बात बताओ, एक चीज ऑलरेडी मिक्स है उसमें नहीं डाली और उसके उनके बीच का इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा, वो उसके अंदर डला तो रहेगा बट उसके अंदर इतना मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड इतना वीक है, वो इसी के अंदर मूवमेंट के दौरान या हाइड्रोजन बॉन्ड के दौरान जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है उसी में वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो वो ये हेलोअल्केन अपने आप में अलग रखा रहेगा और वाटर इसके अंदर अलग रहेगा, इसलिए इसके अंदर ये स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते। सभी बच्चे आप इसको जवाब कैसे दोगे? व्हेन हेलोअल्केन इज एडेड इन वाटर देन देयर इज ए न्यू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेलोअल्केन वाटर मॉलिक्यूल्स which is less या lesser than strong हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है।
या ये कह सकते हो कि जो आप हैलोअल्केन इसमें डालते हो वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो पॉलीमर में मैंने समझाया था उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन वीक होती है, तो ये जब इसमें डाला जाता है तो इनके बीच में फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होते हैं, अनेबल होते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, सोल्युबिलिटी इनकी कम होती है हैलोअल्केन के अंदर। तो आप पूछोगे सर फिर होती किसमें है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। किसमें होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो आपके यहाँ पर ये तीन प्रॉपर्टी पे ही, फिजिकल प्रॉपर्टी यही थी, इनके अंदर आपको अच्छे से करना है। अब मैं आपको एक इंटेक्स का क्वेश्चन करवा देता हूँ जो आपका 10.6 है या एग्जाम्पल है वो है, वो बता देता हूँ। वो है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। दूसरा जो इसके अंदर है वो है ब्रोमोफॉर्म, दूसरा क्या है, ब्रोमोफॉर्म। तीसरा है क्लोरोमीथेन, और जो चौथा है इसके अंदर, चौथा शायद है, चौथा ध्यान नहीं है, चलो डाई का लिख लेता हूँ, डाई ब्रोमो मीथेन। इनको आप इंक्रीजिंग में लिखो, सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर पढ़ाओ। ब्रोमोमीथेन CH3Br, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, यहाँ Cl3 होता था क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, और ये डाइब्रोमोमीथेन। बॉइलिंग पॉइंट की इंक्रीजिंग लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या चेक करोगे, मोलर मास। देखो एक कार्बन, एक एक ही कार्बन सेम, तीन, एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसमें एक Br, इसमें तीन Br, इसमें दो Br, इसमें एक Cl। तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका होगा, इसका, इसका ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सबसे ज्यादा मोलर मास इसका है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद दो ब्रोमो वाला, फिर ब्रोमो, ये इसका कंपैरिजन अगर बचता है तो CH3 सेम, CH3 सेम, इसमें Br है, इसमें Cl है, ब्रोमो और Cl में मोलर मास इसका ज्यादा, तो इसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी, आप 10.2 है वो आपको खुद करना है, और जो सोल्युबिलिटी पे या इसके ऊपर कोई और रीजनिंग क्वेश्चन हो वो आपको खुद कर लेना है। 4 पॉइंट्स में एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले मोलर मास चेक करोगे, दूसरे नंबर पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरे नंबर पे डेंसिटी के लिए मास चेक करना है, और सोल्युबिलिटी के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन चेक करनी, जो कि नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब मैं आपको शुरू करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अलग अलग केमिकल, पहले तो प्रिपरेशन थी, अब अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इनमें तीन तरह की रिएक्शन आती है। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी जो आती है वो आती है एलिमिनेशन, और तीसरी जो आती है वो आती है एक्टिव मेटल्स। ये तीन टाइप की रिएक्शन केमिकल आपके एग्जिस्ट करती हैं। मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, सबसे ज़्यादा इसमें तो 2 रिएक्शन, इसमें 5 रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन ही है, आपको मैं करवा भी चुका था, जो सेक्शन मेरे पास पढ़ता था वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटीज, और दूसरी क्लास वाले बच्चों को भी ये तो करवाया गया होगा। लेकिन मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, तो आप इस रिएक्शन से ही समझें। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आपके 2 मिल सकते हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल कितने एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव न्यूट्रल, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, OH नेगेटिव, उसके बाद आपका CH3COO नेगेटिव, ऐसे सारे नेगेटिव चार्ज में होते हैं। न्यूट्रल में भी आपके पास क्या होते हैं, ओके, यहाँ न्यूट्रल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजन, क्योंकि आप एल्कोहल कर रहे हो और एल्कोहल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल काम आएंगे। नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे गेम में भी होता है, एक खिलाड़ी चला जाए, उसकी जगह दूसरा उसकी जगह जो होता है वो बाहर बैठ जाए। जैसे कबड्डी में 7 खेलते हैं, एक थोड़ा अच्छा नहीं खेल रहा हो, उसको बैठा दे, उसकी जगह दूसरा ले ले। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा। मैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो बता देता हूँ।
मान लो ये अपने पास C है, X है, X पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है जो कि इससे स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसको वापस दे देगा, तो ये जो अपने पास है न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और आपका X निकल जाएगा। ये भी नेगेटिव ही है और ये भी नेगेटिव ही है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, दिस न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन दिस। और ये हमेशा कौन सा मिलेगा, ये इन चार में से ही मिलेगा, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो। क्यों, और फ्लोरो भी बहुत रेयर मिलता है एक्सप्लोजिव नेचर का, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो के। तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इनकी भी बात करें तो मैं फिल्कनस्टीन रिएक्शन में बता चुका था, डाउन द ग्रुप में जब जाते हो तो साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। इनमें भी आयोडीन ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है या बेटर लिविंग ग्रुप है इसमें, तो इनमें तीनों में बेटर पता चल गया। आयोडीन दोनों को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन इसको। और बाकी जितने भी ये मैंने लिखे हैं ये सारे इनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल इसको हटाएगा, इस न्यूक्लियोफाइल की जगह ये चला गया तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्लेस करके वहां पर सब्स्टिट्यूट होते हैं, उस टाइप की रिएक्शन चलेगी और इस तरह का मैकेनिज्म चलेगा। ये SN1 SN2 मैकेनिज्म में आएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं SN1 SN2 समझाऊंगा। यहाँ पर अब इनकी 1 बाय 1 मैं रिएक्शंस बता देता हूँ आपको, जो बिल्कुल सिंपल सी है। सभी बच्चों को मैंने तो ये करवा दी थी +1 में भी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। CH3Cl एक ये लेके चल रहा हूँ, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH एक्वस के साथ। मैं 2-2-3 टुकड़े में करवा देता हूँ KOH एक्वस के साथ, AgOH मॉइस्ट, इन तीनों की बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड और ये थर्ड। तो इसमें ये Cl नेगेटिव चार्ज है, इसमें जब ये होगा तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया कौन है, OH। OH इसको रिप्लेस कर देगा। देखो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा और इसके अलावा कुछ भी रिप्लेस इसमें नहीं होता है। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते तो श्योर ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला इसके साथ निकल जाएगा, तो रिएक्शन होगी CH3OH प्लस NaCl, ठीक है। ये वाला इजेक्ट आउट होगा, इसमें ये वाला होगा और इसमें ये वाला होगा। तो क्या होगा, CH3OH प्लस KCl और CH3OH प्लस AgCl। ये रिएक्शन वैसे भी आप अच्छे से ध्यान से याद रखें। क्यों, क्योंकि आप जब अगली यूनिट अल्कोहल पढ़ोगे उसमें ये प्रिपरेशन में पढ़ेंगे हम कि हैलो अल्केन से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं। कैसे, उनकी रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें जो OH न्यूक्लियोफाइल होता है वो Cl से बेटर है, तो इसको वो क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ये 3 रिएक्शन आई समझ में। अब नेक्स्ट जो भी करते जाएंगे आप उनको अच्छे से समझना। जो मैं 4th रिएक्शन करवा रहा हूँ वो है NaOCH3 के साथ। इसका नाम देखो, आपने ये पढ़ा होगा ROR, इस R को हटा के मैंने लगाया Na मेटल, और इसको R को हटा के मैंने क्या लगाया CH3, तो ये तो इथर ही हुआ ना, तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम मीथेन, ये ऑक्सी है, ऑक्सी मीथेन बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे, सोडियम ऑक्सी मीथेन, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका NaCl निकल जाएगा, एरो पे लिखो तो माइनस कर दो, CH3O CH3 बन क्या गया, मिथऑक्सी मीथेन, यानी कि इथर। कौन सा ग्रुप है ये, इथर। और ये कौन से ग्रुप है, तीनों कौन से थे, अल्कोहल, ठीक है। कुछ भी नहीं है, OCH3 एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, NaCl इजेक्ट आउट हो जाएगा। 4 रिएक्शन हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, जो आपके पास क्या है, पांचवी जो रिएक्शन है आपकी वो है, पांचवी चलो ये ले लेता हूँ, CH3Cl प्लस NaI के साथ करते हैं कौन, किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन। मैंने ये भी बताया था ड्राई एसीटोन क्या करता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिल्कनस्टीन रिएक्शन। तो आयोडीन बेटर न्यूक्लियोफाइल है Cl से, यानी कि साइज बड़ा था इसलिए, तो ये रिप्लेस करेगा, तो ये आयोडीन में बन जाएगा। 6th जो रिएक्शन है वो है, रिएक्शन करो आप इसकी KCN के साथ,
तो ये टूटेगा तो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव है, वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर ये नाइट्राइल ग्रुप बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। Cn और कंटेन करता है कार्बन, तो इसी को 1 नंबर दोगे, और Cn एक नाइट्राइल ग्रुप होता है सफिक्स में। नेक्स्ट है CH3Cl प्लस AgCN, इसमें CH3 प्लस NaCl। बच्चे क्या करते हैं, AgCl ही निकलेगा, Cn जोड़ देते, बट इसमें NC बनता है। इन दोनों के ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन दूंगा कि जब आप KCN के साथ रिएक्शन करते हो तो ये Cn जुड़ता है, जब आप AgCN के साथ करते हो तो आपका क्या जुड़ता है? NC जुड़ता है। क्यों? इसका रीजनिंग क्वेश्चन आज ही जस्ट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाती है, फिर मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो है 8th रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल है, देखते ही ये एक बार मैं बता दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। CH3Cl की रिएक्शन आप NH3 के साथ कर दो तो क्या होगा? एक H और एक Cl, HCl निकल गया, CH3NH2, क्या नाम होगा इसका? मिथाइल अमीन, अमीन बन गया NH2। दूसरा अगर आप CH3NH2 की रिएक्शन एक इसके साथ कर दो तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका एक H और एक Cl चला गया, तो आपका H जो यहाँ चला गया है CH3NH, और यहाँ पर ये CH3, ये फर्स्ट डिग्री अमीन बनती है, ये सेकंड डिग्री। नाम क्या होगा? N मिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, इसकी दोबारा कर सकते हो रिएक्शन, तब तक कर सकते हो जब तक N के साथ H खत्म नहीं हो जाए। CH3Cl, यहाँ पर एक H और एक Cl चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3N CH3, इसका होगा NN डाई मिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, NN डाई मिथाइल मीथेन अमीन। तो ये 3 ग्रुप मैंने करवाए हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई है। अमोनिया डेरिवेटिव को हम अमीन कहते हैं, ये तो अभी आपकी ऑर्गेनिक में चल भी रही होगी, तो उसमें एक H और एक Cl ये रिएक्शन चली होगी, ये रिएक्शन करवाई गई होगी। तो यहाँ पर एक H और एक Cl, ये NH2 हो गया दोबारा यहाँ से। तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जितने कार्बन जुड़े होते हैं उतनी डिग्री का नाइट्रोजन आपका वो होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट डिग्री अमीन, यहाँ पर ये 2 से जुड़ा है सेकंड डिग्री अमीन, ये 3 से जुड़ा है टर्सरी, और अगर ये 1 से और जुड़ जाता है उसको क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। अब उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब कितनी रिएक्शन हो गई है? ये 7-8 के करीब हो गई है। अब मैं करवाता हूँ आपको, वो है, चलो उसका करवा देता हूँ, अभी तो 2-4 रिएक्शन होगा चाहिए। अगर आप रिएक्शन करते हो, जैसे ये है CH3Cl, रिएक्शन करते हो KNO2 के साथ, CH3Cl AgNO2 के साथ, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, तो आपके पास जो KNO2 है निकलना क्या है? सभी बच्चों को ये तो पता ही चल गया होगा, +1 वाला ही निकल रहा है, CH3ON डबल बॉन्ड O, याद रखना, मिथाइल नाइट्राइट, ONO ग्रुप को नाइट्राइट कहते हैं। यहाँ पर CH3NO2, इसको नाइट्रेट कहते हैं, मिथाइल नाइट्रेट, याद रखना। KCN में Cn जुड़ता है, AgCN में NC जुड़ता है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये। इसका रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगा उसको। ठीक है, इसके बाद आपकी जो बचती है रिएक्शन, वो रिएक्शन है क्या है? CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवाएं LiAlH4। तो मैंने आपको बताया था पहले भी +1 में बताया हुआ है, LiAlH4 जो आपका होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या होते हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये सप्लाई क्या करते हैं? हाइड्रोजन, यानी ये आपका हाइड्रोजन देंगे। यही रिएक्शन ऐसे भी मिल सकती है आपको, +H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। मैंने ये बताया हुआ है, रिडक्शन जब भी होता है हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो एक H और एक Cl, यहाँ पर भी H ही रहेगा तो HCl, CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH4। याद रखना, एरो पे लिखते हो माइनस, पीछे लिखते हो तो प्लस करके आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद है आपका CH3Cl प्लस CH3COOAg। अगर ये सिल्वर
इथेन OH के साथ रिएक्शन, ये एस्टर है, क्या है, डबल ऑक्सीजन आ गया ना तो एस्टर है, Ag और Cl निकलेगा, AgCl और CH3COOCH3 आपका क्या बन गया, ये मिथाइल इथेन OH, ठीक है, एस्टर बनेगा। और लास्ट है CH3Cl, और अगर आप इसकी रिएक्शन किसी भी अल्काइल मेटल के साथ कर देते हो, यानी कि एक प्रकार से जैसे CH3Li, CH3Na, तो Li+1 LiCl निकलेगा, CH3CH3, इसको कहते हैं ईथेन। तो ये आपकी टोटल रिएक्शन थी 15, ठीक है। NaOH के साथ नंबर 1 NaOH, KOH, AgOH, KCN, AgCN, ग्रुप में याद रखो जो ये दोनों एम्बिडेंट है, KNO2, AgNO2, H2, CH3Li, ठीक है, 3 2 5 2 7 दोनों, इसके बाद NaOCH3, इसके बाद था CH3COAg, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और भाई 3 आपके थे अमीन्स के साथ, अमोनिया के साथ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और टर्सरी, ठीक है। तो इनके साथ जो रिएक्शंस हैं, ये 15 रिएक्शंस होती हैं। 15 रिएक्शन में मैंने आपको 4 प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। एक तो आप क्लोरोमीथेन के साथ करोगे, दूसरा मैंने दिया है क्लोरोईथेन, सेम रिएक्शन करोगे CH3CH2Cl के साथ, 15, तो 15 ये 30। फिर तीसरी जो मैंने प्रैक्टिस दी है वो दी है ब्रोमोमीथेन के साथ, तो CH3Br, ये और जो फोर्थ मैंने दी है वो है ब्रोमोईथेन के साथ, इसके साथ दी है ब्रोमोईथेन के साथ, तो ये हो जाएगा CH3CH2Br। एक इसके साथ मैंने समझाई दी, इसके साथ 15 15 15 15 30 और 30 60, यही रिएक्शन अगर आप इन चारों के साथ प्रैक्टिस कर लेते हो, कभी जिंदगी में भी रिएक्शन नहीं बोलोगे। कंसेप्ट एक है, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहे हैं, दो में ध्यान रखना है, KCN और AgCN जो आपके होते हैं, इनमें KCN में Cn यानी नाइट्राइल और AgCN में NC मीन्स आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, मैं रीजन अभी साफ करके दे रहा हूँ। KNO2 में N जो ONO नाइट्राइट और AgNO2 में नाइट्रो हम इसके अंदर देते हैं। तो ये 60 रिएक्शन की आप प्रैक्टिस करोगे, और मैंने जो असाइनमेंट दूंगा उसमें मैंने लिख के दे रखे हैं, प्रैक्टिस आप करोगे। कोई चेक नहीं कर रहा है टीचर, मैं फ़ोन कर भी दूंगा, कुछ बच्चे भेज देते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अब की बार की सिचुएशन ऐसी है कि हम वो वाला प्रेशर तो बढ़ा नहीं सकते, हम आपको काम दे सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति है, आपको वैसे पढ़ना है, कहीं से भी करके आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इनसे भागोगे तो परसेंटेज नहीं आएगी। सिलेबस रिड्यूस हो गया है, पेपर वैसे ही होंगे, मार्च में ही होंगे, और जो आपको करवाया गया है उन्हीं के अंदर से ही पूरा पेपर आएगा। कहीं कोई सोचे अब की बार भाई ये चल रही थी तो पेपर आसान आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर के ही पैटर्न से आएगा, सेम प्रैक्टिकल पेपर भी होंगे, बाहर से टीचर आएंगे, सब कुछ वैसे होगा। पढ़ाई करोगे तो कुछ परसेंटेज ले जाओगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर बहानेबाजी ही करते रहोगे, वो अच्छा हो गया, वहाँ अच्छा पढ़ाई हुई, नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ। इसलिए अब पीछे नहीं भी पढ़े वो बच्चे भी रूटीन में पढ़ो, NCERT का एक एक वर्ड पढ़ो इनके अंदर, ठीक है। आज का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ कि KCN जो आपका है ये CN ग्रुप जोड़ता है, AgCN जो है ये आपका NC ग्रुप जोड़ता है, क्यों? ये आपका 10.5 एग्जाम्पल भी है अभी NCERT में, पढ़ लेना उसमें भी। तो क्या कहोगे, जो KCN है ना, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक कंपाउंड है, यानी एक प्रॉपर आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जब आपका KCN आयनिक है तो ये आयन्स में जब टूटता है तो ये साइनाइड आयन देता है, ठीक है। और कार्बन इसके अंदर जो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन जो होते हैं इनके अंदर आपके पास क्या होता है, रेजोनेंस हो जाती है, और दोनों दो तरफ से अटैक करने के चांस रहते हैं। तो दो तरफ से अगर कोई कंपाउंड एग्जिस्ट अटैक कर सके उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में भी अगर ये CN की तरफ से जुड़े तो डोनर एटम C है, अगर N की तरफ से करें तो ये NC है। आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा भी होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के होते हैं एम्बिडेंट, वहाँ एम्बिडेंट लीजेंड्स बोलते हैं और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप ये कार्बन, जैसे आप रिएक्शन कर रहे थे CH3Cl के साथ, KCN के साथ रिएक्शन हुई तो आपका CH3CN जुड़ा,
और प्लस KCl निकल गया। और यही रिएक्शन अगर आपकी AgCN के साथ हो रही है तो आपका ये CH3NC बना और KCl, तो इनमें दोनों के दोनों बनने के चांस हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर आयनिक होने के कारण ये जब टूटता है तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जाता है और आपके पास जो ये C इसके साथ जुड़ जाता है, इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है, C और ये ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन कार्बन के बीच में बनता है और जब ये NC इसी तरह से NC की तरफ अगर जुड़ता है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर N और C के बीच में जुड़ता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जुड़ता है, ये कम जुड़ता है। 3 रीजन इसमें आपको देने पड़ेंगे। KCN जो आपका होता है प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, जब ये सॉल्यूशन में जाता है तो CN नेगेटिव आयन आपका देता है। और ये बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन पोजिशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये जो इसमें CN और होता है ना, इसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों के दोनों की तरफ से ये देने की कोशिश करता है, बट कार्बन की तरफ से जुड़ेगा या नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। तो आयनिक होने की वजह से नेगेटिव होता है, इसलिए ये कार्बन की तरफ ही जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है कैटिनेशन कारण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं भाई, क्या होते हैं ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरा जो AgCN होता है, ये आपका AgCN आपको दिखने में ही प्लस माइनस दिख रहा होगा, बट एक्चुअली दिस इज नॉट आयनिक कंपाउंड, इट इज कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। यानी क्या होता है ये कोवलेंट अकॉर्डिंग टू फेजान रूल, मैंने करवाया हुआ है। तो इसमें ये जब डोनेट करता है तो इसके अंदर फ्री जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो आपका, क्योंकि अब आयनिक तो है नहीं, कोवलेंट है, तो ये तो बॉन्ड सिंपली बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए नाइट्रोजन और इसके बीच में बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और C और N जो होता है ये तो 2-3 बातें बोल देना। KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, AgCN इज नॉट आयनिक बट इज कोवलेंट। KCN dissolve into positive and negative ions when they react with carbon, then carbon and nitrogen are both capable to donate electron, but it attach with carbon due to the property of catenation, ठीक है। और जो आपका AgCN होता है ये आपका क्या होता है, कोवलेंट होता है। और जब कोवलेंट होता है ये, तो नाइट्रोजन जो होता है वो फ्री करने के लिए, डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या बनाता है आपका NC ग्रुप बनाता है। तो KCN CN साइनो बनाता है और AgCN आपका NC बनाता है, ठीक है। आगे मैं नहीं दूंगा। अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन और जो वुड्स फिटिज रिएक्शन, जैसे सेट-जेफ रूल हो गया, वुड्स रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन, वुड्स फिटिज, अल्मंड्स, ये रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में आएगी। आप इन 60 रिएक्शंस की और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे। NCERT से के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना भाई।